Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। आखिर वो दिन आ ही गया लानिए क्रुक के ग्रैंड बैंक्वेट का। जोआन अपनी वार्डरोब के सबसे अच्छे कपड़े पे पहने खड़ी थी, साथ ही श्याओ का लॉकेट भी। बट निकलने से पहले वो लॉकेट को उतार देती है। वेन्यू के बाहर श्याओ पहले ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही जोआन उसके पास पहुंचती है, वो कैजुअल सा फेस बनाकर कहता है कि मैं बस इसलिए बाहर खड़ा था कि कहीं तुम रास्ता भटक ना जाओ। ये सुनकर जोआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों साथ अंदर चलने लगते हैं। रास्ते में जोआन सबको देख के आहिस्ता से कहती है, क्या मैं अंडर ड्रेस्ड हूँ? श्याओ फौरन उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, किसी और के बारे में मत सोचो। तभी वो ही एरोगेंट लड़का वेन खुई सीधा उनसे टकरा जाता है और अपनी कॉफी जानबूझकर जोआन पर फेंक देता है। वो जोआन को ऊपर से नीचे तक देखकर sarcastically कहता है, तुम जैसी लड़की भी इस बैंक्वेट में आ सकती है जहाँ पर मैं इनवाइटेड हूँ। ये देखते ही श्याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, लेकिन जोआन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। श्याओ भी खुद को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वो जोआन को उस स्टैंड ड्रेस में पूरी रात नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उसे सीधा ड्रेसिंग रूम ले जाता है। अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन रखा होता है और सबसे सरप्राइजिंग बात, उसका साइज बिल्कुल जोआन के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि पिछली रात वो खुद जाकर जोआन के लिए बड़े ही देखभाल कर ये ड्रेस लाया होता है। उसका पूरा फोकस वैसे भी अपने प्लान पर था, इसलिए वो व्हाइट गाउन पहनने के लिए मान जाती है। कुछ ही देर बाद बाहर से आवाज आती है कि स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं। श्याओ उन्हें अंदर बुला लेता है। उधर मेन हॉल में गेस्ट आपस में श्याओ की लेट मदर की पेंटिंग्स और उनकी आर्टिस्टिक लेगेसी की बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच श्याओ की आंट छीलान भी बिना किसी को बताए अब्रोड से वापस आ जाती हैं। वो श्याओ के ग्रैंडफादर के साथ फंक्शन ज्वाइन करती हैं। ग्रैंडफादर प्यार से श्याओ से उसकी यूनिवर्सिटी प्लानिंग के बारे में भी पूछते हैं। श्याओ सिर्फ इतना कहता है कि बाद में आराम से बात करेंगे। श्याओ और उसकी आंट काफी फ्रेंडली नजर आते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उससे पहले ही उसके फादर उसे साइड में बुला लेते हैं और कहते हैं, यही सही टाइम है वेन खुई से माफी मांग लो। श्याओ मान जाता है, लेकिन अपने ही स्टाइल में। वो सरकास्टिकली कहता है, हाँ मेरी गलती थी, मैंने किसी की जान बचाई जब वेन खुई उसे हिट करने वाला था। मैंने ही तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली रेस लगाने की, और उसमें तुम्हें हरा कर सबके सामने तुम्हें नीचा दिखा दिया। और जब तुमने मेरी बाइक को स्क्रैच किया तब मैंने सिर्फ तुम्हारी बाइक स्मैश कर दी, तुम्हारी फैमिली से कोई कंपनसेशन नहीं मांगा। ये सुनकर वेन खुई ऑकवर्ड हो जाता है। श्याओ फिर सीधा वेन खुई की तरफ देखकर कहता है, हम दोनों के फादर सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक्सक्यूज बना रहे हैं। वेन खुई समझ जाता है कि श्याओ उसका गेम समझ चुका है। अब उसकी बात सुनकर वेन खुई चुपचाप पीछे हट जाता है और श्याओ उसे वार्निंग देता है, आज के बाद जोआन से दूर रहना। थोड़ी देर बाद जब जोआन व्हाइट गाउन पहनकर बाहर आती है तो श्याओ कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों में सच में हैरानी होती है। वो आहिस्ता से सिर्फ इतना कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्राउड और शोर शराबे से बचने के लिए श्याओ उसे बाहर एक सुकून वाली जगह पर ले आता है, जहाँ पर रात में बैंड की परफॉर्मेंस होनी थी। वो कहता है कि बैंड की सेट लिस्ट में वो सॉन्ग नहीं था जो जोआन का फेवरेट था, तो उनको स्पेशली बोलकर श्याओ ने वो सॉन्ग ऐड करवाया था सिर्फ जोआन के लिए। अब वो बैंड म्यूजिक प्ले करते हैं और श्याओ उसका हाथ पकड़कर उसे डांस सिखाने लगता है। डांस के दौरान वो उस गाने की स्टोरी भी बताता है, एक ऐसी लव स्टोरी जहां दो लोगों को कभी साथ होना नहीं चाहिए था, फिर भी वो एक दूसरे को पसंद कर बैठे। आखिर में लड़की उस लड़के को दुख देती है और लड़का उसकी हिफाजत करते करते अपनी जान दे देता है। ये स्टोरी सुनकर जोआन कहती है, कितना बेवकूफ था वो लड़का। लेकिन श्याओ हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, इंटरव्यू में कंपोजर ने कहा था उस लड़के ने अपनी किस्मत मान ली थी, चाहे वो कितनी भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो। ये बात सीधा जोआन के दिल को लगती है। उसकी आंखों में गिल्ट साफ नजर आने लगता है। सोचती है कि अभी भी देर नहीं हुई, अगर सब कुछ अभी से रुक जाए तो सब ठीक हो सकता है। फिर एक सेकंड बाद वो श्याओ से सवाल करती है, अगर कभी मैंने तुम्हें हर्ट किया तो तुम क्या करोगे? श्याओ बिना कुछ सोचे कह देता है कि कुछ भी नहीं।
अब रात हो जाती है और बैंक्वेट का फॉर्मल सेरेमनी शुरू हो जाता है। स्टेज पर मिस्टर लू आकर लानिए ग्रुप के 40th एनिवर्सरी की स्पीच देते हैं, जो कि उसके फादर ने बनाई है, और अपनी लेट वाइफ की एक फेमस पेंटिंग सबको दिखाते हुए उसका नाम बताता है, मिडसमर। ये सुनते ही शॉ फौरन स्टेज पर चला जाता है और सबके सामने अपने फादर की करेक्शन करता है। वो कहता है इस पेंटिंग का नाम मिडसमर नहीं, नेवर एंडिंग समर है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि उसकी माँ की सीजनल आर्ट सीरीज का हिस्सा है, और नेवर एंडिंग समर उनके सबसे पैशनेट इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। श्याओ की बात सुनकर पूरा हॉल खामोश हो जाता है, लेकिन उसी वक्त जोवान का फोन अचानक रिंग करता है। कॉल हॉस्पिटल से होती है। डॉक्टर चेन कहते हैं तुम्हारी ग्रैंड मदर की रिपोर्ट्स अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल हैं। ये सुनते ही जोवान की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण आ जाती है, लेकिन जैसे ही डोनर मिलता है सर्जरी के लिए फौरन 3 लाख युएन अरेंज करने थे। इतनी बड़ी अमाउंट जोवान के लिए नामुमकिन सी थी। उसे समझ आ जाता है अगर आज भी वो चुप रही तो शायद अपनी ग्रैंड मदर को कभी बचा नहीं पाएगी। उतने में ही गार्ड वहां आकर उससे इनविटेशन कार्ड दिखाने का कहते हैं, जो कि वो लाना भूल चुकी थी। दूर खड़ी उसकी मॉम मिस्चीवियस सी स्माइल दे रही होती है, मीन्स ये काम उन्हीं का था। अब वो सीधा स्टेज पर चढ़ जाती है और सबके सामने माइक्रोफोन पकड़ लेती है। पूरा हॉल एकदम खामोश हो जाता है। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। जोआन अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम जोआन है और मैं यांग मिंग हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। फिर उसकी नजर सीधा कोयान पर जाकर रुकती है, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपना झूठा नाम कोश यांगलिंग सबको बताया हुआ है। अगले ही सेकंड जोआन सबके सामने उसे देख कर कहती है, मॉम। ये एक लफ्ज सुनते ही पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं और गोयान का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है आज उसका सारा पास्ट सबके सामने आ जाएगा, लेकिन जोआन अचानक अपनी बात बदल देती है। वो कहती है, मेरे फादर बहुत पहले गुजर गए थे, उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन मिस गो ने चुपचाप मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की और मेरी ग्रैंड मदर के मेडिकल बिल्स में भी मेरी मदद की। ये सिर्फ मेरी हेल्पर नहीं, मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सब लोग गोयान की तारीफ करने लगते हैं। अब गोयान के पास एक्टिंग कंटिन्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो जोआन के पास आती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन गले मिलते वक्त जोआन धीरे से उसे कान में कहती है, मुझे सिर्फ मेरे फादर के इंश्योरेंस के 3 लाख युएन चाहिए, बस इतनी एक्टिंग और कर लो। मजबूर होकर गोयान भी आंसू बहाते हुए सबके सामने इमोशनल ड्रामा स्पीच स्टार्ट कर देती है और जोआन के ब्राइट फ्यूचर की दुआ करती है। ये सब दूर खड़ा श्याओ काफी डिसअपॉइंटेड फेस के साथ देख रहा होता है। उधर दूसरी तरफ जहाँ पेंगचुआन आर्ट म्यूजियम में जोआन का इंतजार कर रहा होता है। म्यूजियम तो बंद हो जाता है, लेकिन जोआन का कुछ पता नहीं होता। उसे लगता है शायद हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी हो गई है, इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। ग्रैंड मदर बताती है कि जोआन लंच देकर कहीं और चली गई है। वो जियांग यांग को लंच बैग वापस करने के लिए देती है, लेकिन बैग के अंदर तो लू फैमिली बैंक्वेट का इनविटेशन कार्ड होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जोआन असल में कहाँ गई थी, और उसके दिल में एक और सवाल पैदा होता है, आखिर जोआन और श्याओ का असली कनेक्शन क्या है। इधर बैंक्वेट के बाद श्याओ सीधा जोआन को लेकर बाहर निकल जाता है। काफी दूर एक सुनसान जगह पर जाकर वो बाइक रोकता है और पहली बार अपना सारा दर्द बाहर निकाल देता है। वो गुस्से और तकलीफ में कहता है, तो ये सब सिर्फ एक प्लान था। तुमने मेरे पास आना, दोस्ती करना सब सिर्फ गोयान तक पहुंचने के लिए किया। तुम्हें अच्छी तरह पता था मुझे कैसे हर्ट करना है। जोआन आहिस्ता से उसे सॉरी कहती है, लेकिन इस एक सॉरी से श्याओ का दिल नहीं भरने वाला था। वो कड़वी हंसी के साथ पूछता है, क्या तुम इतनी बैडली मेरी बहन बनना चाहती हो? फिर वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करता है, हमारे साथ गुजारे हुए वक्त में क्या तुम्हें कभी मेरे लिए सच में कुछ फील नहीं किया? जोआन कुछ पल चुप रहती है और उसकी बात को टालने की कोशिश करती है, जिससे श्याओ को तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो अचानक से जोआन को अपनी तरफ पुल करता है और उसे किस कर देता है। जोआन बिल्कुल शॉक में रह जाती है। अगला ही पल श्याओ गुस्से में बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे फिक्र होने लगती है कि जोआन अकेली होगी, इसलिए वो वापस मुड़ता है, लेकिन तब तक तो जोआन वहाँ से जा चुकी होती है। वो टैक्सी लेकर घर पहुँच जाती है, लेकिन घर के बाहर एक और टेंशन उसका इंतजार कर रही होती है। कोयान पहले से ही उसका वेट कर रही थी। वो ठंडी आवाज में कहती है, खुद को सिंड्रेला मत समझना, श्याओ से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है।
और उसके सरकास्टिक लहजे से ये भी पता चलता है कि वो ये जान गई है कि शियाओ तो उससे काफी नाराज है। वो कहती है कि तुमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, किसने कहा था ये सब करने के लिए, अब तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। और वो उसे बताती है कि शियाओ की आंट ने उसे कल ब्रेकफास्ट पर बुलाया है और उसे अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। जोआन कुछ देर सोचती है, फिर कहती है मुझे अभी के अभी 6000 युएन चाहिए ग्रैंड माँ की डायलिसिस के लिए। कोयान बिना कुछ कहे पैसे दे देती है और कहती है कल के बाद मेरी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाना। उसके जाते ही अंधेरे से जियांग बाहर आता है। वो पूरी बात सुन चुका होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों रूफ टॉप पर होते हैं। यहाँ वो जियांग को सब कुछ सच सच बता देती है कि कोयान ही उसकी असली माँ है जिसने उसे छोड़ दिया था। उसके फादर के मरने के बाद सारे पैसे ले लिए और कभी मुड़कर भी नहीं देखा और इसीलिए वो शियाओ के क्लोज हुई। और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ। जियांग बिना ही सेकंड सोचे उसका साथ देता है। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और वो प्रॉमिस भी करता है कि जैसे बचपन में हम एक दूसरे के सीक्रेट संभाल के रखते थे वैसे ही ये राज भी सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। यहाँ पर जियांग के फेस पे एक अलग ही पीस देखने को मिलता है, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया था कि जोआन शियाओ के साथ इतना टाइम स्पेंड सिर्फ अपने मकसद के लिए करती है, वो उसे पर्सनली लाइक नहीं करती। अगली सुबह लू फैमिली ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं। शियाओ अपने फादर, ग्रैंडफादर और आंट के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी आंट के मोबाइल पे मैसेज आता है कि गेस्ट आ गए हैं। सबकी नजरें एंट्रेंस की तरफ मुड़ जाती हैं और अंदर आती है जोआन। शियाओ की आंट उसका बहुत प्यार से वेलकम करती हैं। वो गोयान की चैरिटी की तारीफ करती हैं। यहाँ गोयान फौरन से जोआन की तरफ देखती है और आहिस्ता से कहती है कि अपने भाई को ग्रीट करो। जोआन की नजरें सीधा शियाओ पर जाकर रुक जाती हैं। उसकी आंखों में दर्द, मजबूरी और आंसू सब एक साथ नजर आते हैं। फिर वो अपनी सारी फीलिंग्स दबाकर सिर्फ एक लफ्ज कहती है, ब्रदर। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। So guys, if you like this video, please give it a big thumbs up. Leave your thoughts in the comment section and we'll meet in the next episode of this series. Till then, goodbye.